नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो है वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र आर्टिकल 63 में किया गया है। हमारा संविधान साफ साफ कहता है आर्टिकल 63 के तहत देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है। और अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो प्रेसिडेंट के बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का नंबर आता है। ये सेकंड जो है, सेकंड हाईएस्ट रैंक है नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री। थर्ड पे कौन आते हैं? थर्ड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं। और ये हमने यूएस के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है इस मॉडल को। अब हम अगर इनके इलेक्शन की बात करें तो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहे नॉमिनेटेड हों चाहे इलेक्टेड हों। इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं ये होते हैं एक तरीके से एक्स ऑफिसो चेयरमैन राज्यसभा के। एज अ प्रेसिडेंट तो बहुत कम एक्ट करते हैं, इनका मेन काम होता है राज्यसभा की चेयरमैनशिप का। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अब राज्यसभा इनका इलेक्शन जो है बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरीके से क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बहुत सारे पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, दूसरी बात ये है कि जो राज्यसभा है वो एक इज अ सोल ऑफ फेडरेशन। इज अ सोल ऑफ फेडरेशन। राज्यसभा को बोल सकते हैं इज अ सोल ऑफ फेडरेशन। उससे क्या बोल, राज्यसभा इज अ सोल ऑफ फेडरेशन, एक संघवाद की आत्मा है एक तरीके से आप कह सकते हैं। संघवाद जो है वो राज्यसभा पे डिपेंड करता है, क्योंकि राज्यसभा में हर एक स्टेट से मेंबर चुन चुन के आते हैं। तो लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, अगर वहाँ उनको इलेक्ट करने वाला, उनको प्रिसाइड करने वाला किसी स्टेट से ही चुना जाता, जैसे कि हमारी लोकसभा में होता है। लोकसभा में जो उन्हीं के बीच का मेंबर होता है वही लोकसभा स्पीकर बनता है। लेकिन राज्यसभा में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा अगर ऐसा हुआ तो कई सारी स्टेट कहीं डोमिनेट ना कर जाए। जैसे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, इनमें बहुत सारे मेंबर हैं। स्पेशली अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत सारे हमारे राज्यसभा से कई सारे मेंबर आते हैं। तो अकेला उत्तर प्रदेश ही डोमिनेट कर सकता है पूरे राज्यसभा को, कि अगर राज्यसभा का मेंबर उन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा जो कि स्टेट से चुन के आए हैं, तो ये ऐसी कंडीशन ना हो, क्योंकि राज्यसभा एक तरीके से संघवाद को रिप्रेजेंट करती है। हमारे संघवाद का जो ढांचा है, जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो राज्यसभा का चेयरमैन होगा वो बाहर से लिया जाएगा। और वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा। और फाइनली आप ये सोचिए, राज्यसभा जो है वो एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, और इसको हेड कौन कर रहा है? एक एग्जीक्यूटिव, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ और है, डॉक्टर अंबेडकर ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके ऊपर पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी जो पावर है वो सेंटर के साथ साथ स्टेट्स में भी निहित रहती है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका स्टेट से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ये कभी कभी जब एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो भी कोई रेयर केसेस में, कोई रेयर ओकेजन में कभी कभी होता है कि इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वो भी मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही बनाया जा सकता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो उस टाइम पे इनके पास स्टेट्स की पावर आती है। तो मेन इनका काम जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होना, इसलिए इन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर को उसमें ऐड ही नहीं किया इनके इलेक्टोरल कॉलेज में। और बाकी इनका भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है की तरह से होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में होता है वैसे ही होता है। इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं जाता। सारा डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट पाया जाता है तो। अगर हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन में पहली बात तो इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, और ये क्वालिफाइड मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो इनकी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ये जरूरी है। लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन उतनी जरूर होनी चाहिए जो कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए होनी आवश्यक है। और इनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा इनका काम धंधा नहीं चल रहा हो, या फिर कोई दूसरी क्रियाकलापों में जहाँ से इनको बेनिफिट मिल रहा हो उसमें संलिप्त नहीं होने चाहिए।
ये लिस्ट है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की, जो कि 1952 से 2017 तक। तो अगर हम पहले देखें तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये अनअपोज्ड हुए थे, दूसरे भी डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारे वेंकैया नायडू साहब हैं, 2017 में ये इलेक्ट होकर आए थे, वेंकैया नायडू। और इनके खिलाफ में कौन खड़ा हुआ था? इनके खिलाफ में खड़े हुए थे गोपाल कृष्ण गांधी, ये महात्मा गांधी के परपोते हैं शायद। हम इनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं तो इनको ओथ कौन दिलवाता है? इनको ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने इनको ओथ लेनी होती है। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं तो उस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इनको ओथ दिलवा सकते हैं। अब ये ओथ किस बात की लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव बनाए रखेंगे और फेथफुली सारी अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, ये इनकी ओथ होती है। ये प्रेसिडेंट चाहे तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं इनकी ओथ दिलवाने के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? ये कोई पहला तो किसी भी उसे क्या बोलते हैं, सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये राज्य में भी किसी एमपी एमएलए ना एमपी हो, ना एमएलए हो, ना एमएलसी हो, ना ही राज्यसभा के एमपी हो, ना ही लोकसभा के एमपी हो। अगर ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, इनको पहले रिजाइन देना पड़ेगा। सपोज कोई एमएलए है या फिर कोई एमपी है, वो बनना चाहते हैं, इलेक्शन में आना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो उनको पहले रिजाइन देना पड़ेगा अपने पुराने पद से। एंड इनको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे होंगे। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के टाइम पे, जब वो अपने इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करते हैं। अब हम इनकी टर्म की बात करते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है बेसिकली 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है तथा उसे क्या बोलते हैं, इनको हटा और फिर से पोस्ट भरी जा सकती है किसी दूसरे के द्वारा, दूसरा इलेक्शन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, इनको जो इनका जो रिमूवल होता है, इसको इम्पीचमेंट बोल देते हैं, वैसे रिमूवल है। रिमूवल के बारे में ऐसा अभी ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनका रिमूवल जो है राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है, उसके द्वारा राज्यसभा द्वारा लाया गया एक रेजोल्यूशन, उसके द्वारा इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन उस पर एग्री लोकसभा भी करनी चाहिए, लोकसभा भी उस पर एग्री करती है। अब प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, कोई भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा में से कोई सा भी सदन उनके महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, एक सदन जो है वो जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, वही लेकर आता है महाभियोग और उसके बाद उसको एग्री करा जाता है लोकसभा के द्वारा और इसको एक स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी भी बोला जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी एक तरीके की स्पेशल मेजोरिटी होती है जो कि राज्यसभा में जरूरी है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना जरूरी है और लोकसभा में केवल सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। अब एक चीज़ आपको बता दो कि जो रिजोल्यूशन है उसको लाना है, इसके एग्री होने के लिए भी 1/4 लोगों की एग्रीमेंट जरूरी है। जैसे राज्यसभा में जितने भी लोग हैं उसके 1/4 लोग, मतलब 25% जो लोग हैं वो जब कहेंगे तभी महाभियोग लाया जाएगा। ये नहीं कि 2 लोगों ने बोल दिया कि महाभियोग लाओ तो ले आओ, ऐसा होता तो रोज रोज किसी न किसी के खिलाफ महाभियोग आते रहते। 25% जब जनता कहेगी, 25% जब एमपी जो वहाँ प्रेजेंट है राज्यसभा के, वो जब कहेंगे तब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकेगी। विचार करने के लिए 25% लोग चाहिए मिनिमम, और उसको पास कराने के लिए 66% लोग चाहिए, 2/3, 2/3 लोग। 66% लोग जो हैं वो जब पास कर देंगे एक इफेक्टिव मेजोरिटी से, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोल देंगे या स्पेशल मेजोरिटी बोल देंगे, जब 66% लोग लग जाएंगे। 2/3 लिखा होता है वो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 66% नॉर्मली हम मानते हैं इसको। तो 66% जब लोग कह देंगे कि महाभियोग जो है पास हो रहा है, तो उस टाइम पे महाभियोग पास माना जाएगा और फिर इसको लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर लोकसभा इस पर एग्री कर देती है तो फाइनली वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा या इनको रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। अब हम वैकेंसी की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब होती है। तो वैकेंसी पहली तो इनका जब 5 ईयर का जो टेन्योर है वो जब एक्सपायर होता है तब वैकेंसी आती है। दूसरी, अगर ये रिजाइन कर देते हैं, अब ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, ये देते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करते हैं, प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। जब ये रेजिग्नेशन दे देते हैं प्रेसिडेंट को तब आती है, या फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है तब वैकेंसी हो जाती है, या फिर इनकी डेथ हो जाती है
तब वैकेंसी हो जाती है, और या फिर इनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब भी इनके ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अलग है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के केस में क्या कहा जाता है, इनकी जो प्रेसिडेंट के केस में बोला जाता है कि सपोज प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो गया है, तो या डेथ हो गई है या किसी भी कंडीशन से उनको हटा दिया गया है, तो 6 महीने के अंदर, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, 6 महीने से ज़्यादा आप उस पोस्ट को वैकेंट नहीं रख सकते। उस टाइम 6 महीने के लिए भी आपको एक एक्टिंग प्रेसिडेंट रखना पड़ेगा। वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बेसिकली। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा वहाँ पे, और 6 महीने के अंदर आपको उस पोस्ट को फिल करना है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट अगर मान लो किसी तरीके से उनका रिमूवल हो जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन दे देते हैं और जो है सीट वैकेंट हो जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उस वैकेंसी को फिल करना होता है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विद इन 6 मंथ पढ़ना है। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी उस सीट को भरना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो अगर मान लो सरकार गिर जाए, अभी तो ठीक ठाक है, सब कुछ पूरी बहुमत है, लेकिन सपोज आप एग्जांपल लीजिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं और सरकार गिर जाए या माइनॉरिटी में आ जाए, और या फिर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए या प्रधानमंत्री रिजाइन दे दे, ऐसा कुछ भी हो जिससे प्रधानमंत्री जी की पोस्ट वैकेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है तो कितने समय के लिए बनेगा, जितना समय बाकी रहेगा, जितना समय बाकी रहेगा उतने समय के लिए बनेगा। मान लो मोदी जी ने 4 साल तक राज कर लिया और 5 साल इनका टेन्योर है, तो 1 साल पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया, इनकी तबीयत खराब हो गई है, इनकी डेथ हो गई है, इनके साथ कुछ भी हो गया, मतलब जो भी संविधान में हमारे दिया गया है वैसी कंडीशन या उससे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ भी हो गई, कोई भी कैजुअलिटी हो गई, तो उस कंडीशन में अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सिर्फ एक रिमेनिंग 1 ईयर के लिए बनेगा, रिमेनिंग 1 ईयर के लिए बनेगा। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट तो हेड ऑफ द स्टेट है और वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पे आता है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसी का जूठा नहीं खाते, ये जब भी आते हैं पूरे अपने 5 साल के लिए आते हैं। सपोज कोई किसी वाइस प्रेसिडेंट ने 3 साल तक सर्व किया, अब ऐसा नहीं है कि वो आगे जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो 2 साल के लिए चुना जाएगा, वो भी जिस दिन चुना जाएगा उस दिन से 5 साल तक अपना टेन्योर पूरा करके ही जाएगा। अगर हम पावर एंड फंक्शन की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनकी पावर और फंक्शंस जो हैं वो पहली पावर तो इनकी यही होती है कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के सारे जो एक्शंस हैं इनके यही डिसाइड करते हैं उसको, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस उसे क्या बोलते हैं वैकेंट होता है। और ये उसे क्या बोलते हैं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सबके चांसलर होते हैं, ये भी एक खासियत है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनके चांसलर होते हैं। जैसे DU वगैरह के जो चांसलर हैं वो वेंकैया नायडू साहब होंगे। और इनको जो सैलरी है, जो इनको अलावेंसेस हैं, वो मिलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट का वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनको सैलरी प्रेसिडेंट वाली मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे इनको सैलरी वो नहीं मिलेगी जो इनको चेयरमैन वाली मिल रही थी, वो सैलरी इनकी बंद कर दी जाएगी। अब सबसे बड़ा डिफरेंस देखते हैं, हमने लिया तो ये अमेरिका से है, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है हमने अमेरिका से ली है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सपोज अमेरिका में कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं, सीधे प्रेसिडेंट बनता है, और उसके पास सारी वो पावर आती हैं जो एक प्रेसिडेंट के पास होती हैं, और वो अपने जितना आगे का टर्म बचा होता है पूरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया जाएगा फिर से इलेक्शन कराया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पूरी पावर जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में प्रेसिडेंट वाली आ जाती है, और उसको वो हमें पूरे अपने टर्म को पूरा करता है एज ए प्रेसिडेंट। तो वहाँ जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है उसके पास हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से कई गुना ज़्यादा पावर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराना ही कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। अब हम आर्टिकल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट से। तो 63 मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वाइस प्रेसिडेंट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बोलता है। 64 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा बोलते हैं। 65 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट
or discharge his function during the causal vacancies in the office during the absence of the president. 65 साफ साफ बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना होगा। 66 बोलता है इलेक्शन जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो कैसे होगा, इलेक्शन के बारे में बात करता है। 67 जो है टर्म ऑफिस की जो टर्म है उनके बारे में बात करता है। 68 जो है वो बात करता है कि अगर वैकेंसी होती है तो किस तरीके से उनको भरा जाएगा, कैजुअलिटी की कंडीशन में कैसे कैसे क्या किया जाएगा। 69 जो है ओथ एंड अफर्मेशन जो है उसके बारे में बात करता है। 70 जो है वो बात करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन ऑर्डर टू कंटीजेंसी। जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं उनको कैसे उसे क्या बोलते हैं डिस्चार्ज करना है वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बात करता है। और 71 जो है वो बात करता है मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द, ये भी इलेक्शन एक तरीके से क्या कह सकते हैं इलेक्शन के बारे में ही बात करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट एक तरीके से पोस्ट ऑफ कंटिन्यूटी के लिए बनाई गई है कि बीच में रुकाव ना आए। वाइस प्रेसिडेंट वैसे तो मेन काम इनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है आपको उस पद के लिए अलग से कोई इलेक्शन या अलग से पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप एक पोस्ट पे पहुंच गए तो ऑलरेडी आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ऑलरेडी चेयरमैन बन जाएंगे, तो इसलिए इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। तो मेन काम जो वाइस प्रेसिडेंट का है वो एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनना पड़ता है वैकेंसी के टाइम में। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट को खाली नहीं रखा जा सकता, तो इसको पोस्ट ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, या कंटिन्यूटी बनाने के लिए भी इस पोस्ट का निर्माण किया गया, आप ये भी कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।